नमस्कार। आप सभी का स्वागत है शिक्षाशास्त्र में। आज हम बात करने वाले हैं आपकी कक्षा 6 में जो आपकी सामाजिक विज्ञान की किताब है उसमें चैप्टर 2 की यानी अध्याय 2 की, जिसका नाम है महासागर एवं महाद्वीप। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या कुछ खास है इस अध्याय में हमारे समझने के लिए। लिखा हुआ है कि महासागर ही सब कुछ है। ये पृथ्वी के 7/10वें भाग पर व्याप्त है यानी फैला हुआ है। आप जानते हैं कि जब हम पृथ्वी को ऊपर से देखते हैं यानी हम अंतरिक्ष से खींची गई पृथ्वी की कोई तस्वीर देखेंगे तो हमें पृथ्वी जो है वो नीले रंग की दिखाई देती है। वजह एक ही है कि हर तरफ हमें जल दिखाई देता है और यही जो जल की सबसे बड़ी जो राशि है उसे हम महासागर कहते हैं। अब समझिएगा, पृथ्वी के 7/10वें भाग पर व्याप्त है यानी इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए पृथ्वी के कुल भाग अगर 10 हैं तो उसमें से जो 7 भाग आप देखेंगे वो ऐसे होंगे जिसमें क्या होंगे, पूरी तरह से महासागर। ठीक है, इसकी श्वास शुद्ध एवं स्वस्थ है। यह विस्तृत निर्जन स्थल है। निर्जन यानी कि जहाँ पे कोई लोग नहीं रहते, जहाँ मानव कभी अकेला नहीं हो सकता क्योंकि वह जीवन का अपने आसपास ही अनुभव करता रहता है। महासागर प्रकृति का विस्तृत भंडार है। जब आप प्रकृति कहते हैं तो सिर्फ जंगल या पेड़ पौधे ही प्रकृति नहीं होती। पहाड़, नदियाँ, हवा, मिट्टी, जो भी चीज़ें हमें यहाँ पर ऐसी प्राप्त हैं जो हमने नहीं बनाई, वो सब प्रकृति का, पर्यावरण का हिस्सा है। तो प्रकृति का महासागर जो है वो एक विस्तृत भंडार है। आप देखेंगे कई सारे जलीय जीव, पौधे, सब कुछ वहाँ देखने को मिलता है। दूसरे शब्दों में कहें तो संसार का जो आरंभ है वो कहाँ से हुआ है? महासागर से हुआ है। और कौन जानता है कि इसका अंत भी जो है वो इसी में ना हो। ये जो विचार मैंने अभी आपके सामने पढ़ा, ये 1870 में जो जूल्स वर्ने नाम के एक कथाकार हुए उन्होंने कहा है। बहुत ही बड़े विचारक थे ये और कहा जाता है कि इन्हें विज्ञान की दुनिया में भी महारत प्राप्त था। खैर, आप गूगल पर जाकर इंटरनेट पर उनकी तस्वीर सर्च कर सकते हैं। अब देखिए, ये चित्र दिया हुआ है, ये संभवतः अंतरिक्ष से खींचा गया पृथ्वी का एक चित्र है। यहाँ लिखा हुआ भी है, देखिए मैं पढ़ता हूँ आपके सामने। अंतरिक्ष से पृथ्वी का दृश्य है और इस दृश्य के मध्य में प्रशांत महासागर है। जो बीच का हिस्सा आप देख रहे हैं प्रशांत महासागर है। बाईं ओर अफ्रीका यानी यहाँ पर, और ऊपर की ओर भारत और एशिया वाला हिस्सा यानी इधर ऊपर की तरफ। एशिया के भाग दाईं ओर ऑस्ट्रेलिया यानी यहाँ पे दाईं ओर ऑस्ट्रेलिया की बात होगी और नीचे की ओर अंटार्कटिक को दर्शाया गया है। ये जो सफ़ेद सफ़ेद आप देख रहे हैं ना, ये बादल हैं। खैर, इसके विषय में हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे। देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है आपने पहला अध्याय देख लिया होगा, मैंने चैनल पे अपलोड किया है। आइए अब हम अपने ग्लोब की ओर लौटते हैं और इसे धीरे धीरे घुमाते हैं। आप चंद्रमा से लिए गए पृथ्वी के चित्र को भी देख सकते हैं। आपको सबसे अधिक कौन सा रंग दिखाई देता है? निश्चित ही आपको नीला रंग दिख रहा होगा, परंतु क्या यह दर्शाता है कि आपने उत्तर का अनुमान लगा लिया होगा? जल। अब देखिए, पृथ्वी का जो नीला भाग है वो इसी बात को दर्शाता है कि वहाँ पर क्या है? जल उपस्थित है। इसका अर्थ है कि पृथ्वी की अधिकांश सतह जो है वो जल से घिरी हुई है। वास्तव में पृथ्वी का 3/4 भाग जो है वो जल से घिरा है। 3/4 भाग जल से घिरा है मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है कि वही 7/10। ठीक है, 3 भाग यानी पृथ्वी के 4 हिस्सों में से जो 3 हिस्सा है वो क्या है? पानी है। ठीक है, आगे क्या लिखा है? इसी कारण अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली दिखाई देती है। इसलिए आरंभिक अंतरिक्ष यात्रियों ने स्नेहपूर्वक पृथ्वी को नीला ग्रह पुकारा। अब जब उन्होंने अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखा तो वो नीली दिखाई देने लगी।
तो स्नेहपूर्वक उन्होंने उसे क्या नाम दे दिया? नीला ग्रह, ब्लू प्लैनेट। ठीक है। ग्लोब पर हम जो सबसे बड़ी जलराशियां देखते हैं, यानी अगर आपके पास में पृथ्वी का 3D मॉडल हो, जिसे आप ग्लोब कहते हैं, ग्लोब से हम सभी परिचित हैं, तो ग्लोब को देखने पर जो सबसे बड़ी बड़ी जलराशि हमें दिखाई देती है, जल जो हमें दिखता है, वही क्या कहलाता है? महासागर। जलराशियाँ और भी होती हैं, ठीक है, जैसे नदी है, तालाब है, कुएं हैं, है ना, झील है, ये सब क्या है? जलराशि तो है। आगे लिखा है कि चित्र में दर्शाए गए पृथ्वी के चित्र में आपको एक अन्य रंग भूरा भी दिखाई देगा, ये भूमि का रंग है। ये जो चित्र मैंने अभी आपको दिखाया था, इसमें जो भूरा रंग दिख रहा है, ये पृथ्वी का है, भूमि का है। आगे लिखा है कि जो ग्लोब के लगभग 1/4 भाग पर फैला हुआ है, भूमि के बड़े भाग को भूखंड कहते हैं और भूमि के बड़े निरंतर विस्तार को महाद्वीप कहते हैं। अब भूमि का एक विस्तार है जो बड़ा भी है, निरंतर भी है, यानी सतत है, तो उसे आप महाद्वीप कहेंगे। वहीं अगर ऐसा नहीं है, छोटे छोटे खंड हैं, तो उसे भूखंड कहेंगे। ठीक है। और 4 में से 3 भाग अगर पानी का है, यानी 3/4, तो 4 में से बचा हुआ जो 1 भाग यानी 1/4 है, 1/4 भाग है, वो भूमि का होगा। ठीक है। आगे लिखा है पृथ्वी की जलवायु के निर्माण में महासागर महाद्वीप दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बात बिल्कुल सही है। महासागर जल की सबसे बड़ी राशि, महाद्वीप भूमि का एक सतत और निरंतर विस्तार, ये जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित करते हैं। बात बिल्कुल ठीक है। जिस माहौल में आप रहेंगे, जिस परिवेश में आप रहेंगे, वहाँ पर उस माहौल का, उस परिवेश का असर आप पर ज़रूर होगा, जिनसे सभी जीव जंतु, पौधे एवं मानव, इसमें जीवन भी सम्मिलित है। हम उनके प्रभाव को अपने इतिहास, संस्कृति और दैनिक जीवन पर भी देखते हैं। बात बिल्कुल ठीक है। जो हमारा इतिहास है, वो सब ये सब घटनाओं से प्रभावित होता है, निरंतर होता आया है। और जो हमारी संस्कृति है, यानी हमारे रहने सहने का जो हमने कल्चर अपनाया हुआ है, वो सब भी प्रभावित होता है। और हमारी जो रोज़ की ज़िंदगी है, उसका भी बहुत प्रभाव पड़ता है उस पर भी, मौसम का, अपने आसपास की प्रकृति का, पर्यावरण का, महासागर का और महाद्वीप का। देखिए, ये जो चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, ये है भारतीय नौसेना का प्रतीक चिन्ह। हमारे पास कई सेनाएं हैं, उसमें मुख्य रूप से 3 सेनाओं का जिक्र आता है: थल सेना, जल सेना और वायुसेना। तो ये जो भारतीय नौसेना है, उसका ये प्रतीक चिन्ह है। और इसका जो आदर्श वाक्य जो यहाँ लिखा हुआ है, क्या है? शम नो वरुणः। इसका मतलब क्या होता है? कि हे वरुण, हमारे लिए आप कल्याणकारी। अब ये वरुण कौन है? तो वरुण जो है वो वैदिक देवता जो है, जो जल से और आकाश से संबंधित है, ये उनकी स्तुति है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो है, यहाँ पर जो नीला भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये जल है। अब आप कहेंगे कि ये पृथ्वी के 2 अलग अलग हिस्से दिख रहे हैं, तो बात बिल्कुल ठीक है। एक गोलार्ध जो है, ये आप समझिए कि दक्षिण उत्तर ध्रुव जो है, ये वाला बताता हूँ, ये वाला जो है, ये उत्तर ध्रुव, और ये जो है, ये दक्षिण ध्रुव। दक्षिण कैसा लिख दिया मैंने? हाँ, ठीक है। अब देखो, समझने की कोशिश करो। उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, ठीक है। तो इस महासागर और महाद्वीप, उत्तरी और दक्षिण गोलार्ध में आप देख रहे हैं कि समान रूप से वितरित नहीं है। दक्षिण ध्रुव में आपको महासागर वाला भाग ज़्यादा दिख रहा है, वहीं अगर मैं उत्तरी ध्रुव की बात करूं, तो यहाँ पे महाद्वीप वाला भाग ज़्यादा दिख रहा है। सही कहा मैंने? ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है, यहाँ भी नीले रंग से महासागर और उनके छोटे छोटे विस्तार जैसे सागर, खाड़ी आदि को दर्शाया गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये चित्र को ध्यान से देखिए।
ये जो पहला वाला चित्र आप देख रहे हैं, बताता हूँ, ये वाला, ये प्रवाल भित्ति कहलाती है। सागर के भीतर ऐसी आकृतियाँ जब दिखती हैं तो हमें नाम पता होना चाहिए ना, इसे हम प्रवाल भित्ति कहते हैं। ये वाला जो चित्र आप देख रहे हैं, ये समुद्री एनीमोन पर तारामीन यानी तारा मछली यानी स्टारफिश है। तो ये जो है समुद्री एनीमोन है और ये स्टारफिश, ठीक है। इस मछली को आपने पहले भी देखा होगा, इसका नाम शार्क है। अगर इसकी बात करूं तो ये जो व्हेल मछली होती है उसमें स्पर्म व्हेल है ये, और माँ और शिशु दो यहाँ पे दिख रहे हैं। इस मछली को जो ऐसी आकृति वाली है इसे डॉल्फिन कहते हैं। ये जो छोटी छोटी मछली दिख रही है आपको और बीच में जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये क्या है? उष्णकटिबंधीय बहुरंगी मछलियां हैं ये, और साथ में इनके सतही प्रवाल भित्ति है, ठीक है। इसको आप शैवाल कहते हैं। ये एम्परर पेंगुइन है और ये है बोनियर समुद्री टर्टल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है कि पृथ्वी पर उपलब्ध जल का अधिकांश भाग जो है वो महासागरों में, ठीक है। पृथ्वी पर जो जल उपलब्ध है उसका जो सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा भाग है कि पूरी पृथ्वी में सबसे ज़्यादा जल कहाँ है, अगर ये प्रश्न आ जाए तो जो आपका जवाब होगा वो महासागर ही होगा। लेकिन ये जो जल है ये लवणीय है यानी खारा है, मानव सहित बहुत से स्थलीय जीवों के उपभोग के लिए अनुपयोगी है, क्योंकि हम मनुष्य जो हैं वो नमक का पानी तो नहीं सेवन कर सकते, हमारे लिए तो हानिकारक हो जाएगा इतना नमक, ठीक है। तो ये जो स्थलीय जीव है जो भूमि पर रहते हैं उनके लिए ये हानिकारक है। दूसरी ओर अलवणीय जल है जिसमें नमक नहीं है, जिसे हम पी सकते हैं, जिसे हम पेयजल भी कहते हैं। इसका पृथ्वी के जल संसाधनों में अत्यल्प हिस्सा है, यानी बहुत छोटा सा हिस्सा है। ये हिमनद यानी ग्लेशियर, नदियों, झीलों, वायुमंडल, भूमिगत जल, इन सब के रूप में यहाँ पर व्याप्त है, हमें देखने को मिलता है, ठीक है। देखिए, महासागर, विश्व का मानचित्र जब आप देखते हैं यानी वर्ल्ड मैप जब आप देखते हैं तो उसमें 5 महासागर आपको दिखाई देते हैं। प्रशांत महासागर आपको देखने को मिलेगा, अटलांटिक महासागर देखने को मिलेगा, हिंद महासागर आपको देखने को मिलेगा, आर्कटिक महासागर और दक्षिणी या अंटार्कटिक महासागर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखिए क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि महासागर है कुल 5। अभी हम थोड़ा सा आगे जब बढ़ेंगे तब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है और सबसे छोटा, घटते हुए क्रम में, ठीक है। मैं आपको महासागरों को दिखाऊंगा भी, तो आप निश्चिंत रहें ताकि आपको ये समझ में आए कि जो महासागर है कौन सा वाला महासागर है। हमने यहाँ पर 5 महासागरों के नाम बताए, जैसा कि मानचित्र में भी स्पष्ट हो जाएगा। वास्तव में ये अलग अलग नहीं होते। आप तो जानते हैं कि प्रकृति में किसी तरह का बंटवारा प्रकृति तो नहीं करती। महासागरों का ये सीमांकन प्रचलन से अधिक और कुछ भी नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक जगत ऐसी किन्हीं भी सीमाओं का पालन नहीं करता। उदाहरण के तौर पर समुद्री जल अलग अलग महासागरों में बहता रहता है, जो विविधतापूर्ण समुद्री जीवन को समृद्ध करने में सहायक है। विविधताएं आप जानते हैं बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है मानव जीवन का। यदि आप विविधताओं की बात ना करें, हमारी प्रकृति में इतनी सारी विविधताएं ना हो, विविधता का मतलब अलग अलग जीवों का, प्रजातियों का साथ मिलकर रहना, तो क्या हमारी ये जो प्रकृति है ये इतनी सुंदर और क्या जीवन जीने योग्य हो पाती? नहीं हो पाती। एक दूसरे के जीवन में एक दूसरे का बहुत ही गहरा जो है वो योगदान है, ठीक है। अनेक प्रकार के पौधों, जीव जंतुओं की विभिन्न प्रजातियां इन महासागरों में पाई जाती है। समुद्री वनस्पति जगत में छोटे पौधे, सभी समुद्री शैवाल, जिसे आप एल्गे और सीवीड्स कह सकते हैं, ये सभी सम्मिलित हैं। समुद्री प्राणी जगत में हजारों प्रजातियों के रंगीन मछलियाँ, डॉल्फिन, व्हेल, अनगिनत रहस्यमय गहरे समुद्री जीव इसमें शामिल हैं। सूर्य की रोशनी वाली सतह से लेकर अंधेरी गहराइयों तक समुद्र के प्रत्येक क्षेत्र में जीवन के विविध रूप पाए जाते हैं।
वनस्पति जगत एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब होता है किसी विशेष क्षेत्र या कालखंड में पाए जाने वाले पेड़ पौधे। प्राणी जगत का मतलब किसी विशेष क्षेत्र या कालखंड में पाए जाने वाले जीव जंतु। तो पेड़ पौधे और जीव जंतु उसके आधार पर ये नामकरण है। आप समझते हैं, वनस्पति मतलब पेड़ पौधे, जीव जंतु मतलब प्राणी। ठीक है, देखिए मैंने आपसे कहा था मैं आपको सारे जो महासागर हैं जो हमने नाम लिए थे 5, वो आपको दिखाऊंगा। ये जो सबसे ऊपर आपको दिख रहा है ये आर्कटिक महासागर है। सबसे नीचे जो दिख रहा है वो अंटार्कटिक है। सबसे पूर्वी हिस्से में और सबसे पश्चिमी हिस्से में जो दिख रहा है वो प्रशांत महासागर है। उन्हीं के बीच में भूमध्य रेखा के ऊपरी हिस्से पर उत्तरी गोलार्ध में आपको अटलांटिक महासागर देखने को मिलेगा और नीचे हिंद महासागर। ये हिंद महासागर का ही भाग आपको देखने को मिल रहा है जो हमारे भारत के दोनों ओर दिखाई देता है। ये बंगाल की खाड़ी कहलाता है हिस्सा, आप जानते होंगे। ठीक है, अभी और अच्छे से देखेंगे। अब ये एक एक्सरसाइज है, इसे हमें भरना है। तो ये हम बड़ी आसानी से भर सकते हैं। जैसे हिंद महासागर की बात हुई तो हमने देखा कि ये हिंद महासागर है। ये कुछ हिस्सा इसका उत्तरी गोलार्ध में भी है, कुछ हिस्सा इसका दक्षिणी गोलार्ध में भी है। प्रशांत महासागर की बात हुई तो ऐसे ही जो जहाँ जहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है वहाँ वहाँ पे आप इसका नामकरण कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए मैंने आपको बताया था जो हिंद महासागर है वो भारत के दोनों ओर नीचे दक्षिणी हिस्से में देखने को मिलता है, बंगाल की खाड़ी और एक अरब सागर। तो महासागर बढ़ गया है ना। सागर जो है वो छोटी जलराशि होती है तुलना में किसकी, महासागर की। ठीक है, नाम से भी स्पष्ट हो रहा है। अब समझते हैं महासागर और आपदाएं। इस अध्याय के आरंभ में दिए गए पृथ्वी के चित्र को फिर से देखिए। हम देख चुके थे, मैंने आपको बताया था कि पूरी पृथ्वी पे जो सफ़ेद आकृति दिखाई देती है वो क्या है, बादलों के विशाल समूह है, बादल है। बादल महाद्वीपों में क्या करते हैं, वर्षा लेकर के आते हैं, बारिश। उदाहरण के लिए भारत में हर गर्मियों में होने वाली जो मानसूनी वर्षा है वो महासागर से उत्पन्न होती है। इस वर्षा के अभाव में हमारी कृषि और पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। फिर महासागर तूफानों को भी तो जन्म देते हैं। अत्यधिक वर्षा वाली विध्वंसक घटनाएं, अति प्रचंड हवाएं जैसे कि चक्रवात विश्व के तटीय क्षेत्रों में दूर दूर तक के क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, क्षति पहुंचाते हैं। ठीक है, एक अन्य प्राकृतिक आपदा भी है जिसको आप सुनामी कहते हैं। सुनामी की अंग्रेजी स्पेलिंग टी से शुरू होती है, संभवतः ये होनी चाहिए। ठीक है, यह विशाल और शक्तिशाली तरंगें होती हैं जो महासागर तल में तीव्र भूकंप या ज्वालामुखी के फटने के कारण आती है। सुनामी हजारों किलोमीटर तक जाकर तटीय क्षेत्रों को डुबा सकती है जिससे व्यापक स्तर पर हानि होती है। इसीलिए जो ऐसे शहर हैं कुछ हमारे भारत में, ऐसी जगह है जो समुद्र तट के किनारे होती है, उन्हें सावधान रहने के लिए कहा जाता है ना। ठीक है, अब देखिए कुछ ध्यान रखने योग्य बातें हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना चाहिए। क्या, एक तारीख है 26 दिसंबर, सन है 2004। क्या हुआ था 26 दिसंबर 2004 को? हिंद महासागर के आसपास भारत और अन्य 13 देश प्रचंड सुनामी से प्रभावित हुए। ये सुनामी इंडोनेशिया में आए भूकंप के कारण आई थी और इस आपदा में 2 लाख से अधिक लोगों की जान चली गई। सोचिए 2 लाख कितना होता है। भारत में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जो कि हम अभी देखेंगे, तो तमिलनाडु और केरल के तटीय क्षेत्र इससे भीषण रूप से प्रभावित हुए और जान माल की अत्यधिक क्षति हुई। इस प्रकार की सुनामी कभी कभी आती है किंतु ये बहुत ज़्यादा विनाशकारी होती है। हालांकि तट से टकराने से पहले इसका अनुमान लगाया जा सकता है। बहुत से देश इस प्रकार की पूर्व चेतावनी प्रणाली हेतु मिलजुल कर काम कर रहे हैं। विशेष तौर पर भारत समेत बहुत से देश हिंद महासागर सुनामी चेतावनी प्रणाली में सहयोग भी कर रहे हैं। इससे जान माल की जो रक्षा है वो करने में उपायों में सहायता मिलती है। अगर कोई मुसीबत आने वाली है और हमें पहले पता चल जाए तो हमें सावधानी के लिए समय मिल जाता है। और आप तो जानते हैं सावधानियां इलाज से बेहतर होती हैं। जिन घटनाओं के कारण जान और माल की क्षति होती है उन्हें आपदा प्रबंधन के अंतर्गत नियंत्रित किया जाता है। भारत में सभी प्रकार की आपदाओं का सामना करने के लिए
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है। इसके एग्जाम्पल्स जो हैं वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, वहाँ पे दिया हुआ है। डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन। अब बात करते हैं महाद्वीप की। महासागरों पर महाद्वीपों को भी दर्शाया गया है चित्र में। कितने महाद्वीपों को हमने गिना? उत्तर इतना ज़्यादा सरल नहीं होगा क्योंकि इनकी गिनती कई प्रकार से कर सकते हैं हम। ये हमारे इंटरेस्ट पे है कि हम 4 के 7 के बीच में किसी भी संख्या की सूची बना सकते हैं। अब आप कहेंगे कि हमारे ऊपर कैसे है ये, तो चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को सामान्य रूप से 2 महाद्वीपों में ये गिने जाते हैं, परंतु यदि देखा जाए तो ये एक ही भूखंड है। इन्हें एक भी समझा जा सकता है क्योंकि भूखंड वो एक है, यानी महाद्वीप तो एक है। यूरोप और एशिया को सामान्यतः 2 महाद्वीप माना जाता है। अगर हम मानचित्र में स्पष्ट दिखाई देंगे तो देखेंगे तो दिखाई देगा कि एक ही भूखंड है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से यूरोप का विकास एशिया के विकास से बहुत अलग हुआ, इसीलिए इन्हें 2 महाद्वीपों के रूप में देखा जा सकता है। हालांकि जो भूगर्भ शास्त्री हैं वो सामान्यतः इन्हें एक ही महाद्वीप मानते हैं, जिसे वो यूरेशिया कहते हैं, यानी यूरोप और एशिया का भाग। अफ्रीका और यूरेशिया को सामान्यतः 2 महाद्वीप समझा जाता है, कभी कभी एक भी समझा जाता है। अब देखिए अलग अलग प्रकार से ये जो तालिका दी हुई है इसमें महाद्वीपों को अलग अलग प्रकार से इनकी गिनती की गई। 4 महाद्वीप के तौर पे अफ्रीका, यूरेशिया, अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। 5 महाद्वीप के तौर पर देखेंगे तो अफ्रीका, अमेरिका, अंटार्कटिक, ऑस्ट्रेलिया और यूरेशिया। 6 महाद्वीप के तौर पे देखेंगे तो अफ्रीका, अंटार्कटिक, ऑस्ट्रेलिया, यूरेशिया, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। अब आप यूरेशिया को और तोड़ दीजिए तो फिर वो यूरोप और एशिया वो अलग अलग हो जाएगा, तो कुल मिला के वो 7 महाद्वीप कहलाएंगे। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, ये जो 7 महाद्वीप के नाम आप देख रहे हैं जिस अक्षर से शुरू होते हैं उसी पे ख़त्म होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप या फिर ऑस्ट्रेलिया। देखेंगे 7 जहाँ से शुरू होते हैं जिस अक्षर से उसी पे ख़त्म हो रहे हैं। खैर, ये तो मैंने ऐसे ही थोड़ी सी फन फैक्ट बता दिया आपको। अब देखिए ओलंपिक का ये जो निशान आपको दिख रहा है जिसमें 5 रिंग्स हैं, तो आपने ओलंपिक खेलों के प्रतीकों में से एक प्रत्येक ओलंपिक के 5 छल्लों को अवश्य देखा होगा। ये छल्ले विश्व भर से खिलाड़ियों के एकत्र होने का प्रतीक है। इन छल्लों को 5 बसे हुए महाद्वीपों जैसे अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया था। ठीक है। अब एक आरेख को देखते हैं जो महाद्वीपों की सूची पर आधारित है। ये उनके वास्तविक आकार तो नहीं है, लेकिन एक सापेक्षिक आकार को ये ज़रूर दिखाते हैं। इसमें आप वर्गों को गिनकर बड़ी आसानी से ये जायज़ा ले सकते हैं कि कौन सा महाद्वीप सबसे बड़ा है और कौन सा सबसे छोटा है। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं द्वीप की। हमने महासागरों को जाना, महाद्वीप को समझा, अब हम द्वीप पर आते हैं। यदि आपने इस अध्याय की शुरुआत में जो 2 मानचित्र हैं उनको ध्यान से देखा, हमने बिल्कुल देखा, तो हमने क्या पाया कि महाद्वीप में संपूर्ण भूखंड सम्मिलित नहीं होता। भूमि के कुछ छोटे छोटे भाग छूट जाते हैं। चारों ओर जल से घिरा हुआ जो भूखंड है उसे द्वीप कहते हैं, क्योंकि महाद्वीप तो एक सतत विस्तार होता है, निरंतर। महाद्वीप भी चारों ओर जल से घिरे होते हैं, लेकिन आकार में बड़े होने के कारण उन्हें द्वीप नहीं कहा जा सकता, उन्हें महाद्वीप ही कहेंगे। इस ग्रह पर विभिन्न आकार के लाखों द्वीप दिखाई देंगे आपको, जो महाद्वीप तो नहीं है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो ग्रीनलैंड कहलाता है। उसके आकार को समझने के लिए आपको भारत के सबसे बड़े 10 राज्यों के क्षेत्रफल को जोड़ना होगा। ठीक है दोस्तों, भारत में 1300 से अधिक द्वीप हैं और इनमें मुख्य रूप से 2 द्वीप समूह हैं। एक बंगाल की खाड़ी वाला स्थित अंडमान निकोबार और एक अरब सागर में लक्षद्वीप समूह। 1981 से भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रमों के अंतर्गत अंटार्कटिक में अन्वेषण किया जा रहा है। अंटार्कटिक ऐसा महाद्वीप है जहाँ की जलवायु बहुत अधिक ठंडी और कठोर होती। अब समझिए कि 1983 में भारत ने अंटार्कटिक में दक्षिण गंगोत्री नामक पहला वैज्ञानिक बेस स्टेशन स्थापित किया था। बाद में 2
और बेस स्टेशन स्थापित किए गए। इस सुदूर प्रदेश में भारतीय वैज्ञानिकों के लगभग 40 दलों ने विशेष रूप से जलवायु और पर्यावरण के विकास पर शोध कार्य किए। वैज्ञानिकों के रहने के लिए यहाँ बने आवास में एक पुस्तकालय और यहाँ तक कि डाकघर भी है। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं महासागर और जीवन। बच्चों, महासागर और महाद्वीप पर्यावरण के अत्यावश्यक भाग हैं, ये तो आप समझ ही चुके हैं। भले ही हम ध्यान न दें, लेकिन ये हमारे जीवन के अधिकांश पक्षों को प्रभावित करते हैं। जैसा कि बताया गया है, महासागरों से महाद्वीपों पर वर्षा होती है और ये पृथ्वी के जलचक्र के भाग हैं, जिसे आप आगे विज्ञान में पढ़ेंगे। उदाहरण के लिए, महासागरों के बिना वर्षा नहीं होगी तो पृथ्वी मरुस्थल बन जाएगी। और यह भी ज्ञात ही है कि दुनिया भर की आधी ऑक्सीजन महासागर का वनस्पति जगत उत्पन्न करता है, इसलिए इन्हें पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। जिस प्रकार महासागर जलवायु को नियंत्रित और पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, महासागर अनेक प्रकार से मानव जाति को प्रभावित करते हैं। आरंभिक काल से ही एक जगह से दूसरी जगह जाने, सभी प्रकार के सामानों के व्यापार, सैनिक अभियान संचालित करने और भोजन के लिए मछली पकड़ने के लिए लोगों ने महासागरों सागरों की यात्रा की है। बच्चों, महासागरों ने पूरी दुनिया के तटीय क्षेत्रों पर रहने वाले लोगों की संस्कृति को भी पोषित किया है। जो नदियों के किनारे रहते हैं, समुद्र तटों के किनारे रहते हैं, महासागर के किनारे, तो वहाँ पे क्या होगा? जो जलीय जीवन है वही आधार बनेगा मानव जीवन के रहने के लिए, उनके जीवन निर्वाह के लिए। उन सभी संस्कृतियों की किंवदंतियों और कहानियों में समुद्र, समुद्री देवताओं देवियों, समुद्री दैत्यों, समुद्र के कोशों, महासागर के खतरों और उनके आशीर्वाद की बातें मिलती हैं। ठीक है, अब एक बात जो ध्यान रखने वाली है, क्या है? हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में महासागर की महत्वपूर्ण भूमिका को याद रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने क्या किया? 8 जून को विश्व महासागर दिवस के रूप में घोषित किया। क्यों? क्योंकि महासागर भोजन और औषधि के प्रमुख स्रोत हैं। जीवमंडल में महत्वपूर्ण भाग के रूप में हमारे ग्रह के फेफड़े के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि 50% ऑक्सीजन वहीं से मिलती है। वैज्ञानिक अध्ययनों से हमें क्या पता चलता है कि मानव की बढ़ती सामुद्रिक गतिविधियों ने महासागर को प्रदूषित किया है। हम प्रतिवर्ष लाखों टन प्लास्टिक कचरा समुद्र में फेंकते हैं, जो समुद्री जीव जंतुओं का जीवन संकट में डालता है। प्रदूषण के और भी बहुत से प्रकार होते हैं। परिणाम से समुद्री पर्यावरण पर खतरा मंडरा रहा है। समुद्रों में आवश्यकता से अधिक मछली पकड़ना भी समुद्री जीवन के पतन का एक और कारण हो सकता है। हम सभी का सामूहिक दायित्व क्या है, जिम्मेदारी क्या है कि पृथ्वी और मानवता के भविष्य के लिए महासागरों को बचाने का प्रयास करें। अब देखिए, यहाँ लिखा है, आगे बढ़ने से पहले पृथ्वी की सतह पर विस्तृत जलाशय को महासागर और विशाल भूखंडों को महाद्वीप कहते हैं, और महासागर आपस में जुड़े हुए हैं। महाद्वीपों को विभिन्न प्रकार से गिना जा सकता है, किंतु सामान्य रूप से 7 महाद्वीप के रूप में गिनते हैं। दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में स्थलभाग अधिक है। महासागर सभी प्रकार के समुद्री जीवन को पोषित करते हैं और विश्व जलवायु में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अत्यधिक मानवीय गतिविधियों के कारण इन पर गंभीर प्रभाव पड़ा है और इन्हें सामूहिक रूप से संरक्षित करने की आवश्यकता है। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी, अध्याय ज़रूर समझ में आया होगा। जल्दी हमारी मुलाकात होगी अगले वीडियो में, अगले अध्याय के साथ। आप तब तक ज़रूर इस वीडियो को पसंद कीजिएगा, इसकी लिंक को शेयर कीजिएगा, साझा कीजिएगा अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों, सहपाठियों, परिजनों के साथ, ताकि वे लोग भी देख पाएँ इस वीडियो को और समझ पाएँ इस जानकारी को। हम जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।